नमस्कार, मैं प्रीति आर्य। मैं आज आपके लिए शिवानी जी के उपन्यास सुरंगमा का छठा भाग सुनाने वाली हूँ। तो आप सुनिए सुरंगमा का छठा भाग। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? मयूरभंज के राज परिवार में इसका रिश्ता पक्का हो चुका है। इस रियासत के वैभव में बंगाल में कौन नहीं जानता है। किंतु ठीक 2 ही वर्षों में काशी के उस महापंडित की भविष्यवाणी मेरे जीवन में साकार होकर उतर रही थी। मैंने आज तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया सुरंगमा। जो ठोकर मैंने खाई है उससे तुझे बचा सकूं, यही मैंने आज तक आंचल फैलाकर मांगा है। कई बार जी में आया लखनऊ छोड़कर कहीं चली जाऊं, पर जाती भी कहाँ। पितृगृह जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। जो ग्रह मेरी आंखों के सामने ही विध्वंस हो चुका था, उसका अस्तित्व शायद अब मिट चुका होगा। तेरे पिता की जन्मभूमि तुझे कभी भी स्वीकार नहीं स्वीकारेगी, यह तेरे पिता मुझसे कई बार कह चुके थे। मैं तेरे ही कारण तेरे पिता को छोड़कर कहीं नहीं गई। सोचती थी तूने ब्राह्मण की पुत्री होकर जन्म लिया है। जो तेरा पिता है तुझसे उससे तुझे कभी विलग नहीं करूँगी। जितनी ही बार मदान्धपति का न्याय मेरे चित्त को विद्रोही बनाता, उतनी ही बार मेरे जन्मगत संस्कार उस विद्रोह को दबा देते। मैंने अपनी माँ की असीम सहनशीलता देखी है। पिता के बड़े अन्याय को भी उन्होंने मृत्यु पर्यंत बिना किसी उपालंब के झेला था। कहती थी मुन्नी, तेरे ही लिए मैं यहाँ से नहीं जाती। पिता के जीवित रहने पर भी यदि संतान किसी और के घर पर पले तो इससे बड़ा उसका दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मुझे भूखा मार रही है रीतू। अरे और राजा साहब की राजकन्या, हाय मुझे माँ बेटी ने भूखा मार दिया रे। गजानन होश में आकर चीखने लगा तो सुरंगमा हड़बड़ाकर उठ गई। पिता के अविवेकी आचरण के बावजूद उसे गजानन से अनोखा लगाव था। उधर उसके लिए गजानन के प्यार का भी अंत नहीं था। नशे में चूर रहता तब भी सुरंगमा ही उसे हाथ पकड़कर पलंग पर लिटा देती, और जब वो नशे में गहन घोर से चैतन्यावस्था से अस्पष्ट आलोक में मिचमिचाई आंखें खोलता, सुरंगमा ही उसके बिखरे बालों पे उंगलियां फेरकर पूछती, कैसी तबीयत है बाबा, चाय पियेंगे? पुत्री के सुकुमार चेहरे में वर्षों के पूर्व की विस्मृत जननी का वात्सल्य उसे पश्चाताप के दहन अग्नि में झुलसा कर रख देता। शराब के हैंगओवर में डूबा गजानन फिर कभी कभी अबोध शिशु सा ही सुबकने लगता। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं तेरा निकम्मा बाप हूँ। अधम, पशु, शराबी, एकदम निकम्मा। छी छी बाबा, कौन कहता है आप निकम्मे हैं? इस बार नेशनल प्रोग्राम में आकाशवाणी के नए अंक में आपकी तस्वीर छपी है, देखिए आपने कितनी प्रशंसा लिखी है आपकी, पढ़कर सुनाऊं? एक क्षण को घायल पशु की सी पीड़ित आंखों की पुतलियों में चमक आती और फिर बुझ जाती है। नहीं, मेरी गायकी मर गई है सुरंगमा, मर गई है। और जानती है किसने मारा है उसे? तेरी माँ ने। वो उत्तेजित होकर बैठ जाता और इससे पूर्व कि वो जननी का अतीत दोहराता, सुरंगमा एक ना एक बहाना बनाकर उठ जाती। माँ और पिता का यही वैमनस्य धीरे धीरे सुरंगमा को अस्वाभाविक रूप से उदासीन बना गया था। हंसना तो वो जैसे जानती ही नहीं थी। नुकीले चिबुक से लेकर चित्रांकित भ्रूभंग विलास में भी कहीं भी आनंद की रेखा ढूंढे नहीं मिल सकती थी। उसकी यही उदासीनता उसके चेहरे को एक तटस्थ अहंकार से भर गई थी। शायद यही उस गंभीर चेहरे का सबसे बड़ा आकर्षण भी बन उठा था। जिस उम्र में लड़कियां ओढ़ने पहनने के पीछे दीवानी बन उठती, उस वयस की तृष्णा भी उसे बौद्ध भिक्षुणी सा ही वीतरागी बना गई थी। माँ ही बीच बीच में उसे टोकती रहती, यूनिवर्सिटी जा रही है सुरंगमा, और साड़ी ज़रा देख अपनी। क्यों, क्या हो गया है माँ? अच्छी तो है। हल्दी का दाग लगा है आंचल में। कई बार कह चुकी हूँ आंचल से हाथ मत पूछा कर, झाड़न तो टंगा रहता है। जा मेरे नीली कोटी इस्त्री कर रखिया यूँ पहन ले। लंबे बालों को उसने अपनी माँ से विरासत में पाया था, किंतु जहाँ दुख शोक के बीच भी लक्ष्मी आज तक अपने यत्न से अपनी अभूतपूर्व केश राशि के मूलधन को सैंतती आई थी, वहीं सुरंगमा कभी बिना सुलझाए ही हाथ से जुड़ा लपूट के यूनिवर्सिटी चली जाती। गजानन मन ही मन अपनी इस रूपवती पुत्री से बहुत डरता भी था। इधर अपनी ही लापरवाही से वो अच्छी खासी नौकरी गंवा बैठा था। संगीत समारोहों में से उसे अब तक उसे बड़े सम्मानपूर्वक आग्रह से आमंत्रित किया जाता था, किंतु धीरे धीरे आयोजक उसके आत्मसम्मान विहीन निर्लज आचरण से शुद्ध हो उठे थे। जिन एक दो समृद्ध गृहों में वो ट्यूशन करता था, वहाँ भी न जाने कितनी बार अग्रिम वेतन लेकर वो उनकी नज़रों में अपने आप को यथेष्ट गिरा चुका था। उधर राजलक्ष्मी का गिरता स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। महत्वाकांक्षिणी राजलक्ष्मी जान गई थी कि उसके स्वयं का जीवन अब बुझते दिए की लौ की भांति ही टिमटिमा रहा है। इसी से उसका प्रत्येक क्षण पुत्री के भविष्य का जाल बुनने में ही व्यतीत होता था। सुरंगा, मेरी बड़ी इच्छा है कि तू कंपटीशन में बैठे।
पर मेरी इच्छा तो नहीं है माँ। वो हंसकर तक्षण माँ का प्रस्ताव खोटे सिक्के से ही फेर देती। लक्ष्मी का हृदय धड़कने लगता। कहीं उसी की से कोई मुक्ता तो नहीं कर बैठी है भागी। तब क्या करेगी? दिन रात शराबी बाप को दरवाजे से उठाकर पलंग पर लिटाती रहेगी क्या? या मेरी ही तरह मास्टरनी बनकर जीवन में खोखा सिरफिरी इंस्पेक्टरियों की धौंस सहेगी? सुन रहे लड़की, सरकारी कॉलेज की मास्टरनी बनी तो विभागीय श्रेणियाँ तेरा खून पीती रहेंगी, और किसी प्राइवेट कॉलेज की नौकरी की तो नरभक्षी मैनेजर तेरा जीना दूभर कर देंगे। नीरा चतुर्वेदी, श्यामला मुखर्जी, मीता धर, सब तो तेरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां थी। आज कोई SDM है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी। पर मैं ना नीरा हूँ, ना श्यामला, ना गीता, मैं तो सुरंगमा हूँ माँ। पुत्री की निर्दोष निश्चल हंसी में ही उसका दृढ़ निश्चय स्पष्ट हो जाता। वो समझ जाती कि ये उसकी पुत्री नहीं, उसके जन्म का सिंह लग्न बोल रहा है। रोग की व्यथा से भी अधिक उसकी व्यथा थी उसे अपनी सांसारिक बुद्धिहीना पुत्री के भविष्य की। अस्वस्थ रुग्ण शरीर को एक प्रकार से घसीटती ही वो कॉलेज जाती। लौटती तो लगता गिर पड़ेगी। प्रायः ही वो बिना खाए ही सो जाती। इधर सुरंगमा ने देख लिया था। माँ, इधर तुम बराबर लंघन कर रही हो। एक दिन उसने सकपकाई माँ को पकड़ लिया। आईने में अपना चेहरा देखती हो कभी? क्यों, क्या हो गया है रे मेरे चेहरे को? लक्ष्मी ने हंसकर बात उड़ाने की चेष्टा की, किंतु उसकी आंखें छलछल आईं। मैंने तुम्हारे लिए मीरा से कहकर कल अपॉइंटमेंट ले लिया है। तुम कल कॉलेज नहीं जाओगी। 8 बजे मेडिकल कॉलेज पहुंचना है। पता नहीं तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है। ठीक तो हूँ? लक्ष्मी का बुझा स्वर सुनकर ही सुरंगवा समझ गई थी कि लाख छिपाने पर भी लक्ष्मी अपनी अस्वस्थता को निसंशय चित्त से ग्रहण नहीं कर पा रही है। उसका संशय खिन्न मन स्वयं ही किसी अपरिमाणदर्शी संकट की दुश्चिंता में निष्प्राण होता जा रहा है। यह सुरंगमा खूब समझ रही थी। बड़ी भागदौड़ के पश्चात जिस दिन वह माँ के असाध्य रोग के चिन्ह पहचान कर लौटी, उस दिन उसके लिए एक नई ही विपत्ति मुँह बाय खड़ी थी। माँ को पहले ही दिन वेतन मिला था। मानसिक उद्योगों में उलझी सुरंगमा ने उसे अपने खुले सूटकेस की जेब में डाल दिया था। माँ के नित्य चुकते जा रहे रक्त कोष की आपूर्ति करने डॉक्टर ने उसे अविलंब उसके ब्लड ग्रुप का रक्त जुटाने का आदेश दिया था। जब वो लिफाफा निकालने लगी तब वहाँ कुछ भी नहीं था। वर्षों पूर्व जिस गजानन ने जननी के संचित कोष पर डाका डाला था, वही गजानन आज पत्नी के 2 दिन में उसी को लूटपाट कर निर्मम लुटेरे साई फिर अदृश्य हो गया था। माँ को बिना कुछ बताए ही सुरंगमा उद्भ्रांत सी भटकती अपनी मित्र मीरा के घर पहुंची। मीरा समृद्ध ग्रह की पुत्री थी। 500 रुपये तो वो आए दिन साड़ियाँ खरीदती रहती थी। पिता के काले धन का वो इससे अच्छा उपयोग और क्या कर सकती थी? तीनों भाई बहनों के पास अपनी अपनी निजी गाड़ियाँ थी। पिता के 3 नवनिर्मित कोठियाँ थी। बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठानों का दफ्तर बनी एक ICS अफसर की तनख्वाह उगलती थी। कुत्सित पत्नी के दहेज में मिली अटूट धनराशि का मूलधन ज्यों का त्यों धरा था। ब्याज आता तो सर्पिणी के अंडों की भांति मूलधन उसे स्वयं निकल जाता। अजगर सा मोटा होकर फूलता जा रहा था। तराई में एक फॉर्म भी खरीद उन्होंने वहाँ एक शैटी बना ली थी। वरिष्ठ सरकारी अफसर आए दिन उस शैटी के अतिथि बनते और मीरा के पिता की उदार मेज़बानी उनके नारी लुलोप चित्त को परम सिक्त कर का तिलक लगा विदा करती। पत्नी के नाम मोटा जीवन बीमा था, जो उसकी रहस्यमय आकस्मिक मृत्यु के पश्चात किसी विदेशी बैंक में जमा कर दिया गया था। स्वयं लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। इसी से पत्नी की फाइल दाखिल दफ्तर करने में उन्हें विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ा। चीफ सेक्रेटरी से लेकर शासन के अनेक महत्वपूर्ण छोटे पदाधिकारी उनकी मुट्ठी में बंद रहते। उत्कोच देने और लेने की उनकी अपनी मौलिक प्रणाली थी। दोनों होनहार बेटे विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपने काले चेहरे पर काले पुतवा अब घर में ही गांजे चरस का दम खींच रहे थे। पिता की उपस्थिति में ही सिगरेट का सुट्टा खींचती अंधाधुंध हवा के वेग से कार भगाती मीरा सिन्हा पूरे शहर में बदनाम थी। इसी से जब उस जैसी लड़की से सुरंगमा की मैत्री हुई, तब राजलक्ष्मी मन ही मन शंकित हो उठी थी। सुरंगमा, तेरे साथ जो लड़की उस दिन आई थी मुझे कुछ जची नहीं बेटी, उसने एक दिन कह दिया था। देखने में जैसी लगती है वैसी नहीं है वो माँ। मीरा को तुम नहीं जानती, एकदम ही भोली लड़की। भोली? माँ के स्वर में विस्मय की झलक कुछ तीखी ही हो आई थी। एक दिन वो सुरंगमा को छोड़ने आई तो खिड़की के पर्दे की ओर से लक्ष्मी उसे देर तक देखती रही थी। बैगनी शर्ट, सिल्क की शोक साड़ी, पट्टी से ब्लाउज का निर्लज खुला गला, जो कल्पना के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखा गया था। गाढ़ी लिपस्टिक और नाक पे हिल रही छोटी सी नन्ही सी बाली। शायद उसी बाली का अस्तित्व उस चेहरे को एक
स्तर को एकदम ही सस्ता बना गया था। बहुत पहले वो एक बार गौहर मैसी के साथ उनकी मौसेरी बहन के लड़के के अन्नप्राशन पर सोनागाछी गई थी। गौहर मासी ने उसे खूब सिखा पढ़ा कर कहा, तुई जे आमार संगे सोनागाछी गिए छिल्ली, माँ बाबा के किछु बलिश ना बूझली। तू मेरे साथ सोनागाछी गई है, ये माँ बाप को मत बतलाना, समझी। ऐसे ही सांवले चेहरों पर नन्ही नथुनियाँ हिलती न जाने कितनी किशोरियाँ उसे घेर कर बैठ गई थी। एकदम वैसा ही लगता था चेहरा उसका, और उसे सुरंगमा की इस तेज तर्रार सहेली का। एक हाथ में गिलट का कड़ा था और दूसरा था स्टीयरिंग व्हील पर। उंगली पर टप टप दमकती हीरे की अंगूठी के साथ सिगरेट के ज्वलंत स्फुलिंग को देखकर लक्ष्मी और सहम गई थी। उसके सम्मुख खड़ी उसकी शालीन पुत्री उसका जीवंत विरोधाभास लग रही थी। ताँत की चौड़े लाल पाड़ की साड़ी लापरवाही से बंधा शिथिल जूड़ा पतली ग्रीवा पर ढुलक गया था। अस्तगामी सूर्य की मंद रश्मियाँ उसके मंद स्मित को और भी आकर्षक बना गई थी। सांस रोककर उसे देख रही थी लक्ष्मी, जैसे अपनी ही पुत्री को नहीं पहचान पा रही थी। क्या सचमुच ही सुरंगमा इतनी सुंदर थी, या कार में बैठी उसकी उस कुत्सित सखी की काली छाया में उसकी सुंदर सौंदर्य किरणें इतनी प्रखर लग रही थी। मीरा का चेहरा, आचरण, रहन सहन सब कुछ ही सुरंगमा से एकदम विपरीत था, किंतु सुरंगमा उसकी मैत्री के आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर पाई थी। उस मुंहफट अहंकारी लड़की के निष्कपट औदार्य ने ही उसे सबसे पहले आकर्षित किया था। एक दिन एक बुढ़िया उसकी तेज कार से टकरा कर गिर पड़ी। दुर्भाग्य से वो उस दिन सुरंगमा को ही घर छोड़ने जा रही थी। मार्ग एकदम निर्जन था, चाहती तो वो मूर्छिता बुढ़िया को वहीं छोड़कर बड़ी सुगमता से भागकर निकल सकती थी, पर मीरा उसे उठाकर स्वयं अस्पताल ले गई, ये जानने पर भी कि उसका कोई परम आत्मीय नहीं है, ये खोमचा लगाकर ही पेट पालती है। मीरा ने उसकी सेवा शुश्रूषा का भार ग्रहण ही नहीं किया। अस्पताल से मुक्त होने पर उसे अपने घर ले आई। तब से बुढ़िया उसी के साथ थी। मीरा के आदर यत्न ने अब उसके चेहरे की झुर्रियों को भी मिटा दिया था। यह देख एक दिन सुरंगमा ने उसे हंसी हंसी में छेड़ दिया था, वाह बुढ़िया, तुम तो अब पहचान में भी नहीं आती, लगता है खूब खिला पिला रही है मीरा, क्यों। बुढ़िया एकदम गदगद हो गई थी। भगवान करे ऐसन मोटर की टक्कर हमका बार बार लगी। मीरा के बाह्य औदत्य और अंतर के शालीनता में धरती आकाश का अंतर था। फिर भी विपत्ति आने पर सुरंगमा ने कभी अपनी उस उदास सखी के वैभव का लाभ नहीं उठाया था। कई बार ऐसे अवसर आए थे जब सुरंगमा का रूखा व्यवहार मीरा को शुद्ध कर गया था। जब कभी वो पिता के साथ इधर उधर घूमने जाती, सुरंगमा के लिए एक न एक दामी उपहार लाना नहीं भूलती, किंतु प्रत्येक बार सुरंगमा ने उसके उपहार को लौटा उसे महीनों के लिए अप्रसन्न कर दिया था। वो स्वयं कभी मीरा के घर नहीं जाती थी। एक ही दिन उसके आग्रह पर उसके जन्मदिन की पार्टी में गई तो मीरा के जुड़वां भाइयों की शम निशम सी जोड़ी उसे निरंतर आंखों ही आंखों में निगलती रही थी। किंतु उस दिन जब गजानन लक्ष्मी का पूरा वेतन ही लेकर अदृश्य हो गया, तब हार कर मीरा ही के पास गई थी। मीरा पलंग पर औंधी पड़ी सो रही थी। सुरंगमा की पदचाप सुनकर शायद वो जग गई। अरे तू इतनी सुबह सुबह, वो हंसकर उठ बैठी और सुरंगमा का हाथ खींचकर उसने पलंग पर बिठा लिया। आज निश्चय ही मेरा दिन अच्छा कटेगा सुरंगमा। चंडीदास का पद सुना है तूने, प्रभात उठिया जे मुन हेरून जिन जावे अजी बालो। सुबह इसे तू सुबह कहती है? 9 बजे तो घर से ही चली थी, उस पर रिक्शा नहीं मिला, पैदल आई हूँ, पौन घंटा तो लगा ही होगा, और तू कहती है सुबह? क्या रोज़ इतनी ही सुबह तक तू सोती है? अरे क्या बताऊँ, रात को बड़ी देर हो गई थी सोने में। पापा ने अपने कुछ विदेशी मित्रों को बुलाया था। पहले सोचा तुझे बुला लूँ, पर बुलाने पर क्या तू कभी आती? फिर भला मैं खुद जाकर तुझे पकड़ ही लाती, पर तेरे पापा ने बताया कि तेरी माँ की तबीयत कुछ ख़राब है। मेरे पापा? सुरंगमा का चेहरा फक पड़ गया। मेरे पापा कहाँ मिले तुझे? क्यों, कल तूने उन्हें यहाँ नहीं भेजा था क्या? मैंने? सुरंगमा आश्चर्य से उसे देखती हुई फिर स्वयं बड़बड़ाने लगी। मेरी ही भूल थी मीरा, आई शुड हैव टोल्ड यू। पर एक बात बता, तुझसे कुछ रुपए मांग कर तो नहीं ले गए? सुरंगमा का सर रुआसा हो उठा। उन्होंने कहा तेरी माँ के लिए खून की कुछ बोतलें खरीदनी हैं। शनिवार के कारण बैंक 12 बजे ही बंद हो गया था और इतवार को भी वो रुपए नहीं निकाल पाएंगे। इसी से तूने 300 रुपये मंगवाए हैं। भाग्य से मेरे बटुए में 300 रुपये पड़े थे, मैंने उठा कर दे दिए। पर क्या बात है सुरंगमा, तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? क्या कुछ हो गया है तेरे पापा को? हो जाता तो बहुत अच्छा था मीरा, शर्म आ रही है अपने पिता के लिए, ऐसी बात कह रही हूँ। पर तुझे कैसे बताऊँ कि पिता होकर भी वो हमारा कितना बड़ा अनिष्ट कर गए हैं। अभी तो तेरा ही पता लगा और न जाने किस किस से भी रुपया ले गए हैं। सुरंगमा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने उन्हें पोंछने का कोई प्रयत्न नहीं किया। आवेश में उसका पीला चेहरा रह रहकर तमतमा उठता। लगता था इस बीच यदि
वह पिता को देख लेती तो धक्का देकर बाहर निकाल देती। तब क्या तेरी माँ के लिए खून लेने की बात भी झूठी थी? थैंक गॉड, मैं तो अभी तेरे यही आने की सोच रही थी। चलो, तेरी माँ तो ठीक है। नहीं, मेरा माँ ठीक नहीं है। उनके लिए खून की बोतलें भी खरीदनी थी, पर मैंने उसके लिए बाबा को तेरे यहाँ नहीं भेजा था। मैं आज उसी के लिए तेरे पास आई थी। पर क्या मैं जानती थी कि मेरे आने से पहले ही बाबा माँ के साथ साथ मेरा भी खून पीकर चले गए हैं। उसका गला रुंध गया। मीरा ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। ऐसे मत रो सुरंगमा, मैं चाय मंगवाती हूँ। चल उठ, हाथ मुँह धो ले, चाय पीकर हम दोनों तेरे घर चलेंगे। तू रुपए की चिंता मत कर। पर आज तक तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं इतनी पराई हूँ? थोड़ी ही देर में नौकर चाय की ट्रे धर गया। मीरा तैयार होकर आई तो देखा खिड़की पर खड़ी सुरंगमा शून्य भरी दृष्टि से ऐसे देख रही है जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। आज तक मीरा कभी उसके घर के भीतर नहीं गई थी। उस सकरी गली के बाहर ही कार खड़ी कर वो सुरंगमा घंटों मीरा से बतियाती रहती, किंतु आज तक कभी उसने उसे भीतर चलने का आग्रह नहीं किया था। खिड़की के फड़फड़ाते जीर्ण पर्दे के पीछे खड़ी उन दोनों को देखती सुरंगमा की माँ को उसने कई बार देखा था। ये तेरी माँ है क्या सुरंगमा? एक दिन उसने पूछ ही लिया था। माँ? हाँ, सुरंगमा के संक्षिप्त उत्तर में फिर भी माँ से मिला देने का आह्वान नहीं उभरा था। एकदम तेरी बड़ी बहन लगती है ये। मुझे मिलवाएगी नहीं माँ से? सुरंगमा का चेहरा न जाने कैसा हो गया था। मिलकर क्या करोगे? उसने खिसियाए सकपकाए स्वर में कहा। आज मंगल है ना, माँ का दिन भर का मौन व्रत रहता है, फिर कभी ले चलूँगी। स्पष्ट था वह मीरा को अपने गृह के विचित्र परिवेश से परिचित नहीं कराना चाहती थी। उसी दिन मीरा उसके साथ आई तो बाहर से एकदम ही सकरे उस 2 मंजिले मकान की बनावट के विपरीत अंतरंग कक्षों की स्वच्छता देख अवाक हो गई थी। बाहर का कमरा शायद उसके पिता का था। एक कोने में तबलों की जोड़ी धरी थी और दूसरा ओर तानपुरा टिका था। कौन? राजलक्ष्मी का क्षीण स्वर आया। मैं हूँ माँ। सुरंगमा का मृदु स्वर और भी नम्र हो उठा। मीरा तुमसे मिलने आई है, कह वो उसे हाथ पकड़कर माँ के पास खींच ले गई। पास पास धरे 2 पलंगों की परिधि ने पूरे कमरे को घेर लिया था। फिर भी किनारे धरे बक्सों की यत्न से ढाप ढूप बैठने का तख्त बना दिया गया था। मीरा उसी पे बैठ गई। कुछ ही देर पूर्व अवसन्न अगरबत्ती का संदली धुआं अभी भी कमरे में मंडरा रहा था। माँ, ये मीरा है। माँ की चुप्पी से अप्रस्तुत खड़ी सुरंगमा सहम गई। उसे लौटने में देर हो गई थी, इसी से क्या माँ अप्रसन्न हो गई थी, या मीरा की उपस्थिति उसे विरक्त कर गई थी? माँ, उसने बड़े लाड़ से पुकार कर लक्ष्मी के बालों को सहलाया। मरने दे, मुझे मरने दे। लक्ष्मी का सारा आक्रोश अकारण ही रुलाई में फूट पड़ा। तुम सब मुझसे ऊब गए हो, मैं जानती हूँ। मैं तुम सबका बोझ बन गई हूँ। जहर देकर मार डालो मुझे। बार बार सिसकियों से हिलती माँ के दुर्बल देह को थामती सुरंगमा स्वयं टूटती जा रही थी, फिर भी उसके हृदय के आवेग से कंठ स्वर को जरा भी विचलित नहीं होने दिया। क्या बचपना कर रही हो माँ? कौन उब गया है तुमसे? मैं तो काम से ही बाहर गई थी। आवेश से फूट गई रुलाई लक्ष्मी के रोग कातर दुर्बल चित्त को स्वयं ही हल्का कर गई। आंचल से आंखें पोंछ वो फिर चुपचाप लेटी रही। कहीं दर्द है क्या? सुरंगमा माँ के यंत्रणा व्यथित चेहरे को फिर ऐसे दुलारने लगी जैसे स्वयं माँ। नहीं मीरा, तू माँ के पास बैठ, मैं माँ को कैप्सूल ले आऊँ। पर मीरा बैठी नहीं, उठकर उसके पीछे पीछे चलती। गैस जलाकर सुरंगमा ने पानी चढ़ा दिया और आंचल से आंखें पोंछने लगी। मीरा ने अपने दोनों हाथ उसके कांपते हुए कंधों पर धर दिए। सुरंगमा, इनकी हालत तो ठीक नहीं दिखती। तू इन्हें अस्पताल कब ले जा रही है? सोच रही हूँ कानपुर ही ले जाऊँ। डॉक्टर मिश्रा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कब तक ऐसे खून चढ़ाया जा सकेगा? मुझे तो लगता है रोग से अधिक माँ स्वयं अपने को घुला रही है। उन्हें अब जीने की कोई इच्छा शेष नहीं रही है, मैं खूब समझती हूँ। सुरंगमा आंसुओं के वेग को रोक नहीं पा रही थी। सुरंगमा, देख, कानपुर ही ले जाए या बम्बई, इस रोग को अंत तक डॉक्टर कभी पराजित नहीं कर पाए हैं। 2 साल पहले लगभग यही अवस्था मेरी मामी की भी थी। कलकत्ते के एक प्रसिद्ध होम्योपैथ ने उनके जीवन की अवधि 2 वर्ष तो बढ़ा ही दी थी। तू कहे तो मैं सब प्रबंध कर दूँ। मेरी ननिहाल उत्तरपाड़ा में है, वहीं वो होम्योपैथ भी रहते हैं। हार कर माँ को लेकर सुरंगमा वहीं गई थी। पहले मीरा की ननिहाल के अपरिचित परिवेश में रुग्ण माँ को लेकर जाने में सुरंगमा को संकोच हुआ था, पर फिर मीरा ने ही उसे एक प्रकार से ढकेल कर कलकत्ता भेज दिया था। वो स्वयं उसे काशी स्टेशन पहुंचाई। 100 की गड्डी भी उसने सुरंगमा के पर्स में डाल दी थी। उस दिन माँ की तबीयत शायद सुदीर्घ अंतराल के पश्चात जन्मभूमि से मिलने के उत्साह में स्वयं ही सुधर गई थी। बहुत दिनों बाद राजलक्ष्मी ने स्वयं जूड़ा बनाया, कपड़े बदले, विदा देने आई अपने कॉलेज की प्रिंसिपल अध्यापिकाओं से हंस कर बातें की।
किंतु जब ट्रेन चल पड़ी तब वो कटे पेड़ से निढाल होकर बर्थ पर लेट गई। सुरंगमा ने माँ का हाथ पकड़कर धीरे से दबा दिया। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उस दबे स्पर्श की भाषा वो समझ गई थी। कभी न बोलने वाली उसकी पुत्री जैसे उससे उसी स्पर्श के माध्यम से कह रही थी, माँ घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्टेशन में मीरा के मामा की कार आई थी। मीरा की ननिहाल में अब उसके विधुर मामा और नानी ही रहते थे। मामा के इकलौते पुत्र ने जर्मनी में ही विवाह कर वहीं गृहस्थी जमा ली थी। आने से पहले मीरा ने उसे मामा का पूरा हुलिया ही नहीं बताया, उनका चित्र भी सुरंगमा के पर्स में रख दिया था। वैसे तो तू उन्हें बिना इसके भी पहचान लेगी। पूरे कलकत्ते में मेरे मामा सा बदसूरत व्यक्ति तुझे ढूंढने में भी नहीं मिल सकता। लाखों की भीड़ में मामा खड़े रहें तब भी कोई उनकी गंध मादन सी भीमा का देह को पहचान सकता है। ठीक ही कहा था उसने। चुन्नी शांतिपुरी धोती और अति की चुन्नटदार बाहों वाले कुर्ते में सोने के बटन चमकाते मीरा के मामा को माँ बेटी ने एक साथ पहचान लिया था। सुरंगमा ही माँ को सामान के साथ छोड़कर कुछ हिचकती आगे बढ़ी थी। क्षमा कीजिएगा, आप ही गौर प्रसन्न सिन्हा हैं? अरे हाँ हाँ, ये भी भला कोई पूछने की बात है। मेरी भांजी ने क्या बताया नहीं तुम्हें? विधाता का सारा रॉ मटेरियल बस एक यही अभागी काया गढ़कर शेष हो गया। नकली दांतों की स्तिग्ध हंसी पहली ही झलक में सुरंगमा का सारा संकोच बहा ले गई थी। लक्ष्मी को इनवैलिड चेयर में बिठा वो उसके साथ साथ चलते अनर्गल बोलते जा रहे थे। अरे देखिए, कलकत्ते में पैर रखते ही आपके रोग के बंधन स्वयं कट जाएंगे। जिस धरती में उगा पेड़ है उसी जड़ें उसी धरती में पनपेंगी। अब जोर ज़बरदस्ती का आम का पेड़ आप भले ही विलायत में लगा लें, कभी फल सकता है? राम भजे, अब मैंने ही अपने बंगाल में सैकड़ों रुपए फूंक कर विदेशी बल्ब लगाए, न जाने कहाँ कहाँ से डैफोडिल मंगाए, सब खाक हो गया। आप लोग तो बंगाली हैं, क्यों जगत जननी? ऐसा ही तो लिखा था मीरा ने। जी हाँ, सुरंगमा ने अवसर देख उसी क्षण अपना दुरंगी परिचय भी साथ साथ दे दिया था। मेरे पिता पहाड़ी हैं, माँ बंगाली। ओह, इसी से ऐसा खिला रंग है तुम्हारा। मैंने तो तुम्हें दूर से ही एंग्लो इंडियन समझा था। वैसे मीरा लिख चुकी थी। देखे मामा, मेरी सखी बहुत सुंदर है, ज़रा बच के रहना। असल में जानती है ना उसका विधुर मामा कैसा कड़ियल जवान है। देखते ही लड़कियां चकरघिन्नी खा कर गिर पड़ती हैं। फिर अपनी प्रथुल तोंद हिला हिला मीरा के मामा बड़ी देर तक हंसते रहे थे। पुराने ढंग की बनी उनकी वो कोठी किसी समय अत्यंत दर्शनीय रही होगी। अभी भी उसका सौंदर्य किसी रूपवती गत यौवना किसी सौंदर्य महिमा से आंखें बांध लेता था। लोहे की घुमावदार सीढ़ियों से लेकर नक्काशीदार कंगूरों में फ्रेंच स्थापत्य कला की सुस्पष्ट छाप थी। विस्तृत उद्यान का फव्वारा सूखी पत्तियों के ढेर से भरा था। दीवारों पर लगे अंग्रेज साहब मेम साहबों के चित्रों पर मकड़ी के जालों में चिड़िया के पर अटके थे। अकेला रहता हूँ माँ, इसी से अब ठीक से देखभाल नहीं कर पाता। इस कोठी की माँ एकदम बूढ़ी हो गई है। निचली मंजिल खाली पड़ी रहती है। कई किराएदार आकर लौट गए। कल ही एक गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल आई थी, कह रही थी उनके कॉलेज में बड़ी भीड़ हो गई है, 2 क्लास यहाँ लाना चाहती है। मैंने कहा, बाबा दुहाई है तुम्हारी लड़कियों का मजमा जुटाकर क्या आप चौथेपन में अपना सर्वनाश करेगा गौर प्रसन्न? मैंने यही निचली मंजिल तुम्हारे लिए साफ करवा दी है, जिससे सीढ़ियाँ चढ़ने में तुम्हारी माँ को कष्ट न हो। उस प्रशस्त कमरे की सफाई बड़े यत्न से की गई थी। पूरे कमरे का क्षेत्रफल नापता मोटा कालीन बिछा था। आसपास 2 पलंग लगे थे। अपना बिस्तर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिस्तर लगा है, माँ को लिटाकर तुम हाथ मुँह धो लो, मैं चाय भिजवाता हूँ। किंतु गौर प्रसन्न के जाने के बाद ही राजलक्ष्मी खुली खिड़की के जंगले पकड़कर खड़ी हो गई। इतने वर्षों पश्चात कैशोर में बिछुड़ गए कलकत्ते को वो भुजभर कंठ लगा रही थी। उस परिचित परिवेश की माठी गंध उसके क्षुधात्र नथुनों को भड़काती उसे रह रह के कलकत्ते की उन भूली बिसरी गलियों में भटकाने लगी थी, जहाँ वो कभी गौहर मासी की फिटन में बैठकर कितनी बार घूमी थी। गौहर मौसी की कोठी भी कुछ कुछ ऐसी ही थी। उस खिड़की पर भी वो ऐसे ही जंगले थाम कर खड़ी हो जाती थी और घंटों देखती रहती। कितनी ट्रॉमे, कितनी बसें, तरह तरह के लोग और मज़ेदार हाँक लगाते फेरी वाले। हर फेरी वाले को ऊपर बुलाकर वो कुछ खरीदने के लिए मचल उठती और उतनी ही बार गौहर मौसी उसे लाड़ से झुड़कती। गाय में कल कत आर बाजे जिनिश किनबी बोल, वो गंवा लड़की क्या क्या फालतू चीज़ें खरीदती रहेगी, बोल तो। माँ तुम बहुत थक गई हो, अब लेट जाओ। सुरंगमा ने उसे हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती पलंग पर लिटा तो दिया तो वह हंसी। माँ की उज्ज्वल हंसी की मरीचिका में सुरंगमा फिर भटक गई। कैसी मूर्ख थी वो। दिन रात उसकी व्यर्थ कल्पना माँ को लेकर न जाने कैसी कैसी अशुभ बातें आंकने लगी थी। माँ को अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। कलकत्ते का वह प्रसिद्ध मृत्युंजय होम्योपैथ निश्चय ही माँ को व्याधि मुक्त कर देगा। सुरंगमा, एक बार जी में आ रहा है चुपचाप जाकर बाबा को देखा हूँ। तुझे देखकर बाबा
मेरे सब अपराध क्षमा कर देंगे। महा उत्साह से सुरंगमा की आंखें चमकने लगी थी। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा माँ, क्यों नहीं चलती एक बार? नहीं, राजा लक्ष्मी को लसित स्वर एक बार फिर बुझ गया। जानबूझकर ही अपने सपनों का संसार नष्ट नहीं करूंगी। क्या पता पहुंचकर देखूंगी पापा है ही नहीं। कोई कहेगा, अरे राजा प्रबोध रंजन, उन्हें मरे तो फला अरसा बीत गया। मेरे लिए तो पापा अंत तक जीवित ही रहेंगे। वहाँ पहुंचकर कहीं देखूंगी कोठी के किसी कॉलेज की तख्ती लटकी है या किसी दफ्तर के बाबू लोग खटर पटर टाइप कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। नौकर के साथ चाय की ट्रे में नाना खाद्यान्न लेकर हाफते प्रसन्न मुख गौर बाबू हंसते हंसते आ गए। वाह, मेरी ये उजड़ी नीची मंजिल बहुत दिनों बाद आबाद हुई। जगत जननी, लो चाय पी लो। आपने इतनी तकलीफ क्यों की मामा बाबू? सुरंगमा ने कहा। माँ तो कुछ खाती नहीं, अकेले मैं इतना क्या सब खा पाऊंगी? अजी क्यों नहीं खाएंगी माँ? एक एक चीज़ सवा सवा लाख की छाँट कर लाया हूँ। वही सब चीज़ें हैं जिसके लिए प्रवासी बंगाली प्राण प्रदेश की धरती में भी तरसते रहते हैं। आज इतने वर्षों बाद तुम्हारी माँ स्वदेश लौटी हैं। महुआ, संदेश, लेडी कैनिंग, सिंघाड़ा, नारिकेल नाड़ू, सब देव दुर्लभ वस्तुएं क्या कभी मिल सकती हैं तुम्हारे लखनऊ में? उधर माँ ने जब से सुना है तुम आई हो, माँ राफत किए हैं। अब कल ले चलूँगा ऊपर। उस दिन पहली बार लक्ष्मी को बिना नींद की गोली खाई ही नींद आ गई थी। सुबह सुरंगमा की आंखें खुली तो धूप निकल आई थी। लक्ष्मी बच्ची सी बेखबर सो रही थी। एक हाथ गाल के नीचे दबाता, शिथिल जूड़े का कांटा कहीं माँ को न चुभ जाए सोचकर सुरंगमा उसे धीरे से खिसकाकर निकालने लगी तो लक्ष्मी चौंक कर जग गई। नींद आई माँ? मैं तुम्हें दवा देने 2-3 बार उठी पर तुम्हें ऐसी गहन नींद आई कि जगाने को मन ही नहीं हुआ। मीरा के मामा ने शायद ठीक ही कहा था सुरंगमा, ऐसी नींद तो मुझे बीमारी से पहले भी कभी नहीं आई। लगता है जन्मभूमि की गंध ही मेरे लिए संजीवनी बन गई है। न कहीं दर्द है न थकान। लखनऊ में होती तो शायद अब तक वहाँ के डॉक्टर मुझे आलू दम के आलू सा ही गोद कर रख देते। उसी दिन मीरा के मामा होम्योपैथ को बुला लाए थे। दवा खाकर राजलक्ष्मी सो गई तो सुरंगमा नानी से मिलने ऊपर चली गई। रात्रि के अंधकार में मीरा की ननिहाल की कोठी उसे जीर्ण लगी थी, किंतु दिन के उजाले में उसका वैभव उसे चिर नवीन लगा। क्रोटन के बड़े बड़े गमले एक कतार में पूरे बरामदे को घेरे खड़े थे। बरामदे के बीचों बीच दीवार पर ओवल शेप का एक दर्शनी दर्पण लगा था। दर्पण के बीच पड़ी दरार को बड़ी दक्षता से टेप से जोड़ दिया गया था। चारों ओर रंगीन स्फटिक के चौकोर टुकड़ों के कंगूरे थे और उन्हीं को बड़े कलात्मक ढंग से जोड़कर गृहस्वामी का नाम लिखा गया था। महामहिम कुमार प्रसन्न सिन्हा, एक विदेशी इंजीनियर से इस कोठी का नक्शा बनवाया था। उसी ने पिता को ये दर्पण भेंट किया था। उनकी मृत्यु के 4 माह पहले ही एक अद्भुत घटना घटी थी। उन दिनों पिता की जमींदारी बंगाल की अच्छी खासी जमींदारियों में गिनी जाती थी। आए दिन हमारी इस कोठी में लॉर्ड कमिश्नर की गार्डन पार्टी होती। उस दिन भी बड़े दिन की दावत थी। बाहरी पार्टी का आयोजन किया गया था कि सहसा बिना किसी घन घटा के आकाश आच्छादित हो गया। बादल का कहीं एक टुकड़ा भी नहीं, पर अंधेरा घिराया और बूंदें पड़ने लगी। चटपट मेज़ें भीतर सरकाई गई और सबने कहा आज खड़े खड़े ही खाना पीना होगा। बैंड बाजे वाले भी बरामदे के कोने में सिमट गए थे। उन दिनों की लोकप्रिय धुन बैंड पर बज रही थी। ओह शांता डार्लिंग, कम डाउन माय चिमनी टुनाइट। तभी अचानक बिजली चमकी और इससे पहले लोग संभलते आग का एक ज्वलंत गोला बम गोले से ही विस्फोट से कटहल के पेड़ को चीरता झुलसाता जमीन में धंस गया। ठीक वहीं जहाँ कुछ ही मिनट पहले खाने की मेज लगी थी, एक बड़ा छेद हो गया था। कई मेम साहब बेहोश हो गई। स्मेलिंग सॉल्ट की धूम मच गई और मेरे पिता ने उस समय तो किसी से कुछ नहीं कहा, पर जब अतिथि विदा हुए तो माँ से बोले, गौर की माँ, लगता है वह बिजली मेरे भीतर भी कुछ तोड़ गई है। छाती में तब से न जाने कैसी चिलक उठ रही है। और फिर जब माँ का ही हाथ पकड़ इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे तभी उनकी नज़र इस दर्पण पर पड़ी। बिजली का वही धमाका इसी बीच उसे भी दरका गया था। माँ कहती हैं उसे देखते ही तेरे बाबा का चेहरा एकदम फक पड़ गया था और कहने लगे, गौर की माँ, अब नहीं बचूंगा। निश्चय ही ये दिल के घातक दौरे की भूमिका है। देख रही हो, दर्पण टूट गया है। दर्पण का टूटना मृत्यु का निश्चित संकेत होता है। माँ ने उन्हें खूब डांटा और बिस्तर पर सुला छाती पर मालिश करने लगी थी। डॉक्टर के आने से पहले ही जब दावत के जूठे बर्तन भी मेज से नहीं हटाए गए थे, गृह के मेज़बान ने पुतलियाँ पलट दी। उनकी मृत्यु को आज इतने वर्ष बीत गए, पर दर्पण आज भी उस मनहूस दावत का स्मृति चिन्ह बना यहाँ लटक रहा है। उसका नाम इसके साथ जुड़ा न लटका होता तो इसे कभी का उखाड़ कर फेंक देता। मेरा बेटा वरुण जब कभी घर आता है तो मैं इसे हटा देता हूँ। वो इस टूटे दर्पण से बेहद चिढ़ता है, पर अब वो आता ही कहाँ है। कई वर्षों से उसने हमसे नाता तोड़ लिया है।
अब रह गए हैं मैं और माँ। माँ की भी वयस हो गई है, इस अगन में 90 की हो जाएंगी। कभी कभी एकदम ही बहक जाती हैं, कुछ याद नहीं रहता, पर जब मूड में रहती हैं तो कोई कह नहीं सकता 90 साल की हैं। तुम्हें सावधान किए रहता हूँ, तुमसे कुछ भी पूछ सकती हैं। फिर किसी शैतान बालक की भांति वो खुक खुक हंसने लगे थे गौर बाबू। कलकत्ते के पुराने जमींदारी गृहों में जैसे द्वार निमा लंबी चौड़ी खिड़कियां बनी रहती हैं, वैसी एक बड़ी खिड़की के पास सफ़ेद पोटली सी बनी मीरा की नानी सिमटी सुकड़ी बैठी थी। सिर के केश पुरुषों की भांति छटे थे, सफ़ेद गरत की साड़ी, झुर्री पड़ी नग्न बाहें, ललाट पर चंदन और पोपले मुँह की दंतहीन स्निग्ध हंसी। माँ लो ये आया, ले आया मीरा की सहेली को। सुरंगमा नाम है इसका, खासा नाम छाटा है इसकी माँ ने। क्यों? सुरंगमा ने झुककर नानी के पैर छुए और उन्होंने उसका चिबुक स्पर्श कर होठों से लगाए। आहा चोख जुड़िया गैलो माँ, बोसो बोसो। आहा आंखें जुड़ा गई माँ, बैठो बैठो। गौर प्रसन्न मोड़े पर बैठकर चुरुट जलाने लगे। सुरंगमा को एक टक निहारती बुढ़िया स्वागत भाषण में निरंतर बड़बड़ाती जा रही थी। अब दिन काटे नहीं कटते माँ, कोई आ गया दिन कट जाएगा, नहीं तो परलोक के अतिथि आ आकर पागल बना जाते हैं। 8 दिन से गौर के बाबा नहीं आए, बड़ी चिंता लगी है, कहीं फिर छाती में चिलक ना उठी हो। कल बहू माँ आकर खूब लड़ गई, कहने लगी माँ आमी अथवा मानुष माछ छाड़ा की खेते पारी। माछ कोई था माँ, मैं सधवा हूँ, बिना मछली की कैसे खा सकती हूँ? मछली कहाँ है? अब तू ही बता बेटी, इस मरे कलकत्ते में क्या मछली भी मिल रही है? 3 दिन से गौर को ही मछली नहीं दे पा रही हूँ। होय छे माँ की सब बाजे बोग छो। हो गया माँ, सब क्या अंड मंड बक रही हो? एक पल को बुढ़िया सहम कर खिसिया गई, फिर मस्तिष्क में बिखरी सूखी पत्तियों को झाड़ झूड़ उसने दूसरा प्रसंग छेड़ा। अब अपने वरुण की शादी कर देता मेरा गौरव में मैं भी गौरव सोने की सीढ़ी चढ़कर स्वर्ग जाती बेटी। इस बार गौर प्रसन्न ने हंसकर माँ के दोनों कंधे थाम लिए। कि जे बोल छो माँ, क्या कह रही हो माँ? अभी पिछले साल तो वरुण तुम्हारी 6 फुटी जर्मन नत बहू को लाया था, भूल गई क्या? तुम्हारे पैर छुए थे उसने। अरे हाँ, बुढ़िया खिसिया के हंसने लगी। पता नहीं दिमाग की कौन सी लखौरी ईंट कब सरक जाती है। अरे सब भूल जाती हूँ, याद क्यों नहीं है? खूब याद है। बहू माँ की लाल बनारसी साड़ी निकालकर मैं उसे पहनाने लगी तो ओ माँ देखी मेम साहब, ऐसे गड़ागड़ी देखती हूँ। मेम साहब हंसकर लोटपोट हो गई। साड़ी का अर्ज था छोटा और मेम साहब थी डबल अर्ज की, घुटनों से ऊपर जाती ही नहीं थी साड़ी। फिर क्या करती? ढाका के मुसलमानों से ही लुंगी लपेट दी मैंने। देखा नहीं माँ, उस दिन अपने बबलू की बंगाली बहू भी तो वैसी ही लुंगी पहनकर आई थी, आजकल वैसा ही फैशन है। गौर प्रसन्न बाबू माँ को छेड़ने लगे। अरे भाड़ में जाए ऐसा फैशन, हमें क्या करना है? अब कोई कुछ करे, यहाँ तो कभी कभी नाम ही भूल जाती हूँ, कभी कभी तो दिन भर उलझन में फंसी रहती हूँ। अब उस दिन उमा की बड़ी लड़की का नाम भूल गई। बार बार सोचती, नाम जबान पर आता ही नहीं, पर फिर छुटक जाता। जब शाम को गौर आया, उससे पूछा, तब कहीं चैन पड़ा। उमा मेरी छोटी बहन है, रानीगंज में उसके पति कोयला खान में मैनेजर हैं। कोयला खान में मैनेजर हैं, उसी की लड़की की बात कर रही हैं माँ। गौर बाबू बार बार विस्मृति के ताने बाने में उलझी माँ को निकाल रहे थे। अपनी माँ को क्यों नहीं लाई माँ? बुढ़िया ने अपने दुबले हाथ बढ़ाकर सुरंगमा की उंगलियां सहलाई। इसकी माँ बीमार है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, मैंने बताया था तुम्हें। तुम्हें ही गोदी में नीचे ले चलेंगे। सुरंगमा उठने लगी तो गौर पसंद की माँ बच्ची की तरह मचलने लगी। नहीं नहीं, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। मैं क्या अकेली बैठी रहूँगी यहाँ? गौर पकड़ तो मेरा हाथ, एक बार उठाकर खड़ी भर कर दे, फिर मुझे देख कैसी खटखट सीढ़ियाँ उतरती हूँ। और क्या, एक बार खटाखट सीढ़ियाँ उतर कर पूरे 4 महीने प्लास्टर में पड़ी रही थी। कहीं फिर अपनी स्कर्टिंग का करिश्मा दिखा गई तो गौर पसंद की छुट्टी आओ, कहे उन्होंने माँ को ऐसे गोद में उठा लिया जैसे वो कोई नन्हे पैरों के बल खिसकती बच्ची हो। पोपला चेहरा एक बार फिर परम हंसी संतुष्ट मुस्कान में खिल गया। सुरंगमा आश्चर्य से उन माँ बेटों को देख रही थी। बुढ़ापा मनुष्य को कितना असहाय बना देता है, कितना दयनीय। कभी जिस जननी ने इसी पुत्र को स्वयं ऐसे ही गोद में उठाया होगा, आज उसी पुत्र की गोद में स्वयं बच्ची सी किलक रही थी। उस दिन से नित्य गौर प्रसन्न माँ को नहला धुला चंदन चर्चित कर लक्ष्मी के पास बैठा जाते। तुम लोगों के आने से मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ जगत जननी। पहले बार बार दुकान से घर भाग कर आना पड़ता था। माँ का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या कर बैठे। वैसे तो चारू बहुत पुरानी नौकरानी है, पर वो भी तो बूढ़ी हो गई है। गौर बाबू की मोटर के कलपोजों की बहुत बड़ी दुकान थी, एक होटल भी चलाते थे और भी कई व्यवसायों में उनके शेयर थे। इसी से उन्हें दिन भर बाहर रहना पड़ता था।
सुरंगमा और लक्ष्मी को उन्होंने अपने व्यस्त जीवन के बावजूद कोई असुविधा नहीं होने दी थी। डॉक्टर बैनर्जी घर पर ही आकर दवा दे जाते, दवा से लाभ भी हो रहा था। लक्ष्मी अब स्वयं ही बगीचे में टहल भी आती। शरीर की सुधरती व्यवस्था ने ही उसे फिर घर लौटने के लिए अधीर बना दिया था। होम्योपैथी की दवा तो साथ ले चलने में भी काम चल सकता है सुरंगमा। वो दिन रात सुरंगमा को टिकाने लगी। मेरी तबीयत एकदम ठीक है, कमज़ोरी है, वो धीरे धीरे स्वयं दूर हो जाएगी। एकदम ही अनजान आदमी का इतना एहसान लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। गौर प्रसन्न बाबू ने उन्हें रोकने की बहुत चेष्टा की, पर लक्ष्मी नहीं मानी। हारकर सुरंगमा ने घर लौटने की तैयारी कर ली। जाने से ठीक एक दिन पूर्व सहसा राजलक्ष्मी गुमसुम हो गई थी। उसका चेहरा सुरंगमा देखकर सुरंगमा मन ही मन आशंकित भी हुई थी, पर उसने कुछ नहीं पूछा। शायद इतनी दूर आकर भी पिता से न मिल पाने का दुख ही माँ को साल रहा था। दिन भर लक्ष्मी ने कुछ खाया भी नहीं था। फिर आधी रात को उसका कहना सुन वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। स्विच टटोलकर उसने बिजली जलाई और माँ का चेहरा देखते ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सारे चेहरे पर जैसे स्याही पुत गई थी। हे भगवान, हे भगवान कहती वो जल से निकली मछली की तरह तड़प रही थी। हे ठाकुर, किस पाप का दंड दे रहे हो मुझे। वो इधर उधर हाथ पैर पटकती पलंग से गिरी जा रही थी। लपक कर सुरंगमा ने उसे संभाल लिया। माँ, कहाँ दर्द है, क्या हो गया है माँ? पर माँ जैसे उसकी एक भी बात सुन नहीं पा रही थी। माँ को तड़पती छोड़ वो भागकर गौर बाबू को बुला लाई। उन्होंने तड़पती लक्ष्मी को सुरंगमा के साथ मिलकर कार में रखा, अस्पताल भागे। सारी रात लक्ष्मी वैसे ही तड़पती रही। पैथोडीन दे देकर बड़ी ही कठिनता से सुलाया गया तो गौर बाबू ने सुरंगमा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो माँ चलो, थोड़ी देर घर चलकर सुस्ता लो। मैं डॉक्टर से पूछ आई हूँ, तत्काल ऐसा कोई खतरा नहीं है। तड़के ही तुम्हें ले जाऊँगा। नहीं मामा बाबू, आप जाइए, मैं यहीं रहूँगी। पर यहाँ कहाँ रहोगी? इस अस्पताल में रोगी के साथ आए आदमियों के लिए रात में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इसी कुर्सी पे बैठी रहूँगी। इस कुर्सी पर तो सो नहीं पाओगी माँ। पहली बार उस साहसी लड़की की छलछलाई आंखें देख गौर बाबू का मन न जाने कैसा हो गया। कभी कभी ठीक ऐसी ही छलछलाई जिद्दी दृष्टि में वो वरुण की माँ भी उनके आदेश की अवहेलना कर देती थी। सारी रात उसने उसी कुर्सी पर बैठकर काट दी थी। दूसरे दिन एक प्रकार से खींचकर ही उसे गौर बाबू घर ले गए थे। ये क्या बचपना है, घर चलकर नहा धोकर तब चलिए आना। कहीं तुम भी बीमार पड़ गई तो कौन देखेगा माँ को। दूसरे ही दिन लक्ष्मी का उदर शूल तो धीमा पड़ा, किंतु पूरा शरीर पीपल के पत्ते सा कांपने लगा था। सुरंगमा असहाय खड़ी माँ की दुबली पतली देह को एक ठक ठक कांपते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। 2-3 डॉक्टर खड़े आपस में न जाने क्या फुसफुसा रहे थे। नर्स आकर एक सुई लगा गई तो माँ चौंकी। एक डॉक्टर ने दूसरे से फुसफुसाकर कहा, होश में है, कोमा में नहीं है। फिर आश्वस्त होकर सब चले गए। कुर्सी पास खिसकाकर सुरंगमा ने निश्चित पड़ी माँ के चेहरे के पास अपना चेहरा सटाकर उसकी शिथिल ठंडी हथेली थाम ली। माँ, उसका गला रुद्ध हो गया और वो और कुछ भी नहीं कह पाई। लक्ष्मी के डूबते प्राणों को शायद उसी अश्रुसिक्त पुकार की खनक ऊपर खींच लाई और उसने आंखें खोली, सुरंगमा को देखा और फिर पलकें मूंद ली। माँ, कैसा दर्द है, कुछ कम है माँ? उत्तर में उसके सूखे अधर कांपे, आंखों की कोर से ढलक कर आंसू की 2 बूंदें सब कुछ कह गई। दिन भर फिर मृत्यु उसे बिल्ली के क्रूर पंजे में दबी चूहिया की भांति ही खिलाती रही थी। कभी क्रूर खिलवाड़ में दबोचती और कभी जीवन का क्षणिक प्रलोभन देकर मुक्त कर देती। संध्या होते ही उसकी अवस्था निरंतर गिरती चली गई। एक बार उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर चारों ओर देखा, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। माँ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, सुरंगमा बार बार उसके कानों के पास आकर कह रही थी। पर लक्ष्मी न जाने क्या बड़बड़ाई जा रही थी। सुरंगमा ने अब अपने कान उसके होठों से सटा लिए। माँ, क्या कह रही हो? मैं हूँ तुम्हारा पति। लक्ष्मी के अधर फिर उसी करुण स्मित में खिंचे रह गए। जिस अमानवीय साहस से फिर उस लड़की ने माँ के कठोर आघात को झेला था, उसे देखे गौर प्रसन्न दंग रह गए थे। उनके मना करने पर भी वो माँ की शव यात्रा के साथ घाट गई। अपने हाथों से उसने माँ के सजाया, पैरों में आलता, माथे में सिंदूर, बड़ी सी बिंदी, सब कुछ लगाकर उसने कागज़ पर माँ के आलता लगे पैरों की छाप भी उतार ली। पूजा घर में टांग देना माँ, बुढ़िया नौकरानी उसे सिखा गई थी। तुम्हारी माँ सुहागन होकर चिता चढ़ी है। केवल एक बार गौर बाबू ने आकर उसे धीरे से पूछा था, सुरंगमा अपने पिता को खबर दोगी क्या? कहो तो उन्हें वहाँ ट्रंकाल कर दूँ। नहीं, सुरंगमा ने आंखें फेर ली थी। उनका मुझे कोई पता नहीं है मामा बाबू, होता तब भी उन्हें खबर देना व्यर्थ था। रात भर नानी ने उसे अपने पास सुलाया था। अब तू यहीं रहेगी माँ, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। पर तीसरे ही दिन उस स्नेही परिवार से विदा लेकर वो एक बार फिर लखनऊ पहुंच गई थी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था उपन्यास सुरंगमा का 6ठा भाग। अब शेष कहानी अगले भाग में मैं आपके लिए सुनाऊंगी। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।